राज वेद से अपने मन की बात कह चुका था कि उसे अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों के बारे में सोचकर नहीं, खुद की खुशी के लिए भी करना चाहिए। और अपनी बात कहकर वे वहां से चला गया। और राज और वेद इस बात से अनजान थे कि उनकी बात कोई और भी था जो सुन चुका था, उनकी नजरों में आए बिना ही। वहीं आसी भी अब वेद के केबिन में आती है और वेद से कुछ कहने को होती है कि उसकी नजरें वेद की टेबल पर पड़ी उस फाइल पर जाती है जो खुली हुई थी। उस फाइल के खुले पेज पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डिवोर्स पेपर और एक जगह आसी और वेद का नाम। इन शब्दों को पढ़कर पता नहीं क्यों पर आसी को अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वे पहले से ही इस बारे में जानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज इन पेपर्स को देखकर आसी के दिल में तकलीफ हुई। पर इन कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसे खुद को काफी मजबूत बना लिया था उसने, या ये कहें कि खुद को मजबूत बनाने का दिलासा दे रही थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना अच्छे से जानती थी। आसी अपने दिल की तकलीफ को अपने चेहरे पर ना लाते हुए कहती है, जी सर, आपने बुलाया? वेद की नजरें जो आसी पर ही थी, वे आसी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इन पेपर्स को देखकर आसी को कैसा महसूस होगा। पर जैसा कि आसी भी इन दिनों अपनी फीलिंग्स को छुपाना बेहतर जानती थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव ना देखकर वेद को थोड़ी निराशा हुई। जैसे वे आसी के चेहरे पर जो भाव देखना चाहता था, वे नहीं देख पाने का निराशा। आसी को उन पेपर्स को देखते हुए वेद एक नजर आसी को देखता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, आसी, ये पेपर, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए। वेद की बात पूरी होने से पहले ही आसी उस लाइन को बीच में ही काटते हुए खुद से पूरी कर देती है। आसी अपनी लाइन कहते हुए कहती है, जो रिश्ता कभी जुड़कर भी जुड़ नहीं पाया हो सर, उसके लिए क्या साइन? वे तो जुड़ने के साथ ही टूट चुका था, या ये कहें कि टूटने के लिए ही ये रिश्ता जुड़ा था। आसी अपनी बात कह तो रही थी, पर वही जानती थी कि इन शब्दों को कहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। शादी हर लड़की का सपना होता है, और आसी शादी करने के लिए जिसके लिए वे अपना शहर छोड़कर आई थी, उसने ही धोखा दे दिया। और जिससे शादी की उसने शादी नहीं, एक नाटक, एक धोखे की शादी, कभी ना जुड़ने वाली शादी, जिसका टूटना निश्चित था। या ये कहना गलत नहीं होगा कि उससे भी बड़ा धोखा वेद ने किया था। आज अपनी किस्मत को कोस रही थी वे कि क्यों उसने जय के झूठ को सुनकर वेद से शादी करने का इतना बड़ा फैसला ले लिया था। उस दिन ना वे शादी का फैसला लेती और ना आज उसके सामने डिवोर्स पेपर होते। आसी आज अपने फैसले पर हंस रही थी कि कैसे किसी पर विश्वास करके अपना घर और शहर छोड़कर आई, और उस इंसान के धोखा खाने के बाद खुद एक और धोखा खाने खुद वेद के पास चली गई। आसी अपनी हर सोच और फीलिंग को साइड करते हुए वेद से कहती है, आपने इन पेपर पर ही साइन करने के लिए मुझे बुलाया है सर। अब बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं मुझे। आसी ने ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में कही थी, और वहीं आसी का साफ साफ डिवोर्स पेपर पर साइन करने की बात सुनकर वेद कहता है, बहुत जल्दी है तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने की। शायद कोई मिल गया है जिंदगी साथ बिताने के लिए। ये बात अचानक से वेद ने क्यों कही थी आसी से, ये बात तो वे खुद भी नहीं समझ पाया था। शायद आसी को किसी और लड़के के साथ देखने पर वेद को जलन हुई थी, और उस जलन की वजह से वे आसी से ये बात कह गया। पर वहीं आसी, जो वेद के दिल में जलन की वजह नहीं जानती थी, उसने उस वेद के कहे शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। वे वेद की बात सुनकर कहती है, नहीं सर, अब और कोई भी इस जिंदगी में नहीं आएगा। वे क्या है ना, इस दिल ने इतने धोखे खा लिए हैं ना कि अब चाह कर भी मेरा ये दिल किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। फिर सामने कोई सच्चा इंसान ही क्यों ना हो, वे क्या है ना, धोखा खाया इंसान बार बार धोखा नहीं खा सकता ना। पर फिर भी ये दिल हर बार उस इंसान पर विश्वास कर बैठता है जिसने धोखा दिया होता है। पर अब नहीं सर, अब किसी को अपने फीलिंग्स के साथ खेलने का मौका नहीं दूंगी। पर शायद आप ये बात नहीं समझेंगे। वे क्या है ना, धोखा देने वाले ये बात कहाँ ही समझ पाते हैं। आशिक की बातों में आस्ताने के साथ वेद ने कहीं ना कहीं नफरत के भाव भी देखे थे, और आशी उससे नफरत करे ये बात मानना तो दूर, वेद सोचना भी नहीं चाहता था। वेद को अब आशी की बात सुनकर गुस्सा आता है, और वे अपनी चेयर से उठकर आशी के पास जाकर कहता है, अच्छा, मतलब तुम मानती हो ये बात
कि तुम अब अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं आने दोगी। आसी वेद की बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है, क्योंकि अभी जो वेद आसी के सामने था और जिस तरह से बात कर रहा था वे काफी अजीब था। उसे लगा वेद उसको फैसला सुना रहा था कि वे अब अपनी लाइफ में कभी भी और किसी को ना लेकर आए। आसी को वेद की इस तरह से बात करना वेद का फैसला सुनाना लगा, जो आसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए आसी भी उसी एटीट्यूड से वेद की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर ऐसी बात है सर, तो मैं अपनी लाइफ में जिसको मेरा मन करेगा जरूर लाऊंगी। जो कोई आपकी तरह पत्थर दिल नहीं बल्कि साफ दिल का होगा, उसे अपनी लाइफ में जरूर लाऊंगी। जो भी कोई ऐसा लगेगा मुझे कि ये आपकी तरह धोखा नहीं देगा, उसे अपनी लाइफ में लेकर आऊंगी और जरूर लेकर आऊंगी। जो आपकी तरह बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाला नहीं, बल्कि मेरा हाथ पकड़ पूरी मंजिल साथ चलने वाला हुआ, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगी। जो बस नाम के लिए नहीं, अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरी जिंदगी भर साथ देगा, उसे अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आऊंगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई नहीं होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। समझे आप? मेरी लाइफ है तो फैसले भी मेरे ही होंगे, ना कि आपके। समझ गए होंगे आप, अब और नहीं। समझे हो तो समझ जाइए, वही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे बार बार बिना किसी रिश्ते पर मुझ पर अपना हक जताना बंद करिए आप। क्या ये झूठा नाटक बार बार करके आप थक नहीं जाते? वेद तो बस आसी को देखता रहा। आसी ने इससे पहले भी उसके साथ गुस्से से बात किया था, पर आज जो गुस्सा था वे हर बार से अलग और ज्यादा था। आसी वेद को अपनी ओर देखते देखकर कहती है, अब क्या अपनी आंखों से मुझे निगलने का इरादा रखते हैं आप? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो भूल जाइए, और अब जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाए हैं वे काम कीजिए। कहाँ साइन करने हैं वे बताइए, ताकि फिर पूरी तरह से आप मेरी जिंदगी से जा सके, जो कभी थे भी नहीं शामिल मेरी जिंदगी में। आसी की बात सुनकर वेद कुछ कहता उससे पहले ही वेद का फोन रिंग होता है और वे उसे बिना देखे ही कट कर देता है। वेद के ऐसा करने पर एक बार फिर वेद का फोन बजता है और इस बार अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वेद फोन ओके करके बात करता है और दूसरी तरफ से फोन पर कुछ कहा जाता है, जो सुनकर वेद कहता है, ओके, मैं अभी आता हूँ। और ये बोलकर वे टेबल पर रखी हुई उस डिवोर्स फाइल को उठाता है और नीचे रखते हुए आशी से कहता है, अभी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। आशी कुछ कहती उससे पहले ही वेद फुर्ती के साथ वहां से निकल जाता है और आशी गुस्से से वेद को जाते हुए पीछे से देखती रह जाती है। आशी अब वहां से जाने को होती है कि तभी एक बार फिर वेद के केबिन का गेट ओपन होता है और अंदर आने वाले शख्स को देखकर आशी कुछ कहती कि उससे पहले वे शख्स कहता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जाना चाहो तो बेशक चली जाना। उस शख्स की बातों को सुनकर आशी जा नहीं पाती और कहती है, ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहो। आशी की बात सुनकर उस शख्स के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वे कहता है, पहले बैठ जाएं, फिर बताता हूँ सारी बात। और उस शख्स के ये कहते ही आशी और वे शख्स वहीं केबिन में रखे काउच पर बैठ जाते हैं। वेद करीब 2 घंटे बाद अपने केबिन में आता है तो उसे अपने और आशी के बीच की बात याद आती है और वे फोन करके आशी को बुलवाता है, पर तभी उसे बताया जाता है कि आशी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे घर जाना पड़ा। वेद आशी की खराब तबीयत का सुनकर परेशान हो गया, पर वे चाहकर भी कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए वे ओके बोलकर फोन कट कर देता है और अपने केबिन में परेशानी से इधर उधर टहलते हुए बोलता है, सुबह तक तो ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया उसे? सुबह इतने गुस्से में थी, कहीं उसकी वजह से बीपी तो हाई नहीं हो गया? या डिवोर्स पेपर को देखकर उसे बुरा लगा? क्यों वेद, क्यों हर बार ना चाहते हुए भी तो उसे गुस्सा दिला देता है? वेद खुद से ही बात करते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है, फिर कुछ देर बाद अपना काम करने लगता है। इधर उसे काम करते हुए शाम के 6 बज चुके थे। ये देखकर वेद खुद से कहता है, आज वे नहीं तो मन भी नहीं लग रहा, इससे अच्छा घर जाकर दादी माँ के साथ टाइम बिता लूंगा। अपने मन में ये सोच वेद टेबल पर से अपना फोन उठाकर अपने केबिन से सीधा बाहर निकल जाता है और इधर किसी की नजरें जो कब से वेद पर ही थी, वेद को जाते हुए देख जल्दी से अपने फोन से किसी को मैसेज लिखता है, गुड लक, वे ऑफिस से निकल चुके हैं और अब समय है हमारे प्लान पर काम करने का। इस मैसेज को लिखने के साथ ही
वे इंसान अपने मैसेज को सेंड करता है, जिसके साथ ही तुरंत ही ब्लू टिक के साथ वे मैसेज सीन होता है और उधर से भी लिखा जाता है। परेशान मत हो, इस बार जो उस वेदवंसल ने किया है उसकी पनिशमेंट उसको जरूर मिलेगी और हमारा प्लान अच्छे से सक्सेस भी होगा। दोनों तरफ से बात करने के बाद दोनों तरफ के लोगों के होठों पर मुस्कुराहट थी। अब ये मुस्कुराहट वेद के लिए अच्छा साबित होने वाला था या बुरा, ये तो आगे ही पता चलने वाला था। इधर वेद अपनी कार से बंसल हाउस पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में जाकर पहले फ्रेश होता है। उसके बाद अपनी दादी माँ से मिलने चला जाता है, जहाँ पलक पहले से ही दादी माँ के पैरों में मालिश कर रही थी। वेद को देखकर पलक अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और पलक को ऐसे जल्दबाजी में उठते देख वेद कहता है, अरे आराम से पलक, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अच्छा पलक, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ या एक काम करो, आज मैं आ गया हूँ घर, तो मैं दादी माँ का ख्याल रख लूँगा, तो तुम आज जल्दी चली जाना, ठीक है? वेद की बात सुनकर पलक अपना हाँ में सर हिलाती है और साइड टेबल पर रखा अपना पर्स उठाकर अपने कंधों पर टांग कहती है, अच्छा दादी माँ, अब मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय दादी माँ। बाय सर। पलक इतना बोल कमरे के गेट तक आती है कि उसके कानों में ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जो इतनी तेज थी कि सीधा कानों में अटैक कर रही थी। वेद और दादी माँ के कानों में भी जब इस ढोल की आवाज़ आती है तो दादी माँ वेद से कहती है, वेद, क्या ये हमारे घर बज रहा है? कोई खास बात है क्या जो मुझे नहीं पता? अपनी दादी माँ की बात सुनकर वेद कहता है, आप यहीं रुकिए दादी माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। और ये बोल वे दादी माँ के कमरे के बाहर चला जाता है। इधर दादी माँ भी अपने घर में ढोल किस बात के लिए बज रहा है ये जानने के लिए इच्छुक थी, इसलिए वे पलक से कहती हैं, पलक, मुझे बाहर जाना है। दादी माँ की बात सुनकर पलक कहती है, बाहर? पर दादी माँ, अभी तो वेद सर कहे हैं कि आपको यहीं रहने के लिए। ऐसे में कहीं आपको बाहर लेकर गई और वेद सर नाराज हो गए तो? पलक की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, एक तो पहली बात, वेद मेरा पोता है और मैं उसकी दादी, उससे बड़ी हूँ, तो मेरा फैसला ऊपर होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं व्हील चेयर पर बैठकर जाऊंगी तो वेद को क्या प्रॉब्लम? तो मुझे लेकर चलो बाहर, मैं भी तो देखूं मेरे घर में ढोल बजने का क्या कारण है। पलक अब क्या ही कहती, वे दादी माँ की बात नहीं टाल पाती है और उनकी बात मानते हुए उनको बाहर लेकर चली गई। इधर वेद जब अपने घर के मेन गेट के पास आया तो वहां वेद भी हैरानी से उस ढोल को बजते हुए सुन रहा था। तभी शालिनी जी आकर उस तेज ढोल की आवाज सुनकर गुस्से से कहती हैं, बंद करो ये शोर। और ये शोर का कारण क्या है? अब तक वेद भी वहां आ गया था और पीछे से पलक भी दादी माँ को लेकर आ गई थी। सबकी नजरें उस ढोल पर थी कि तभी वहां एक ऐसा सुर होता है जिसकी आवाज को सुनकर सब लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं और फिर जो अपने सामने देखते हैं, वे देखकर सबकी नजरें एकटक सामने ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब जो सामने हो रहा था वे सब आखिर है क्या। शालिनी जी, वेद, देव, दादी माँ और पलक एकटक दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, जहाँ ढोल वाले पूरे जोश के साथ ढोल बजा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर के बाहर ढोल किस खुशी में बज रहा था। शालिनी जी से अब उस ढोल का शोर बर्दाश्त नहीं होता है और वे जोर से कहती हैं, बस, ये क्या तमाशा लगा रखा है, बंद करो ये तमाशा। किस खुशी में ये ढोल बजाया जा रहा है मेरे घर के बाहर? शालिनी जी की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, ये क्या कह रही हो शालिनी बहू? तुम्हारा घर? क्या ये घर सिर्फ तुम्हारा घर है? बोलो, हमारा घर है शालिनी बहू। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी, जो इस ढोल के शोर से पहले से ही गुस्से में थी, वे अपनी सास की बातों से और गुस्से में आ गई और कहती हैं, बस करिए माँ जी, क्या आपने सोच लिया है मेरी बातों में हमेशा बोलने का? आज आप शांत रहिए। शालिनी जी की बात सुनकर दादी माँ कुछ कहती उसे पहले ही देव कहता है, बस करिए आप दोनों अपना ये सास बहू वाला नाटक। अभी सिचुएशन क्या है आप दोनों वे नहीं देख रही? आप दोनों की बातें हम फिर कभी सुन लेंगे, पर अभी नहीं। अभी जो हमारे घर के बाहर ये नया नाटक हो रहा है वे पता करने दीजिए। पहले देव की बातें सुनकर दादी माँ और शालिनी जी एक दूसरे की तरफ घूर कर देखती हैं और फिर एक दूसरे से अपना चेहरा फेर लेती हैं। देव अपनी मॉम और दादी माँ की टसन देखकर एक गहरी सांस लेकर वहां से गेट की तरफ बढ़ता है कि तभी वहां एक शादी का जोड़ा पहने
अपने चेहरे पर घूंघट डाले एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। एक तो पहले ही सबको हैरानी हो रही थी अपने गेट के बाहर ढोल की आवाज़ सुनकर, और अब उस ढोल के साथ गेट पर घूंघट ओढ़े दुल्हन के कपड़े पहनकर एक लड़की का खड़ा होना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी देव आगे बढ़कर आता है और कहता है, देखिए आप कौन हैं और ये शोर की वजह। देव की बात सुनकर वे घूंघट ओढ़े लड़की कहती है, अपने घर आए हैं तो कुछ शोर तो बनता ही है। अपने घर? उस लड़की की बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक साथ कहते हैं, जो सुनकर वे लड़की कहती है, अरे एक बात को सब लोग एक साथ कह रहे हैं, लगता है बहुत ज्यादा प्यार है मेरे इस ससुराल में। और ये तो अच्छी बात है, जहाँ एक बात को सब एक साथ बोलते हैं वहाँ सबका कितना ज्यादा प्यार मिलेगा मुझे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। उस लड़की की बात सुनकर शालिनी जी देव को एक साइड कर आगे आती हैं और उस लड़की से कहती हैं, ए लड़की, ये क्या बहू घर ससुराल लगा रखा है? कौन हो तुम जो यहाँ शोर के साथ अपना घर बहू का शोर मचा रखा है? देखो, बहुत देखे मैंने तुम जैसी नाटक करने वाली लड़कियों का नाटक। अब चलो निकलो मेरे घर से, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें धक्का मारकर अपने घर से बाहर करने में। शालिनी जी की बात सुनकर वे घूंघट वाली लड़की कहती है, अरे अरे सासू माँ, इस उम्र में इतना ज्यादा गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जरा सोचिए कि अगर इस उम्र में ज्यादा बोलते हुए आपका बीपी हाई हो गया, तो मैंने सुना है कि इस हालत में हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक से ज्यादा केस आते हैं। और आप ही सोचिए, अगर इस टाइम आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो दुनिया क्या कहेगी मुझे। सोचिए सोचिए, कितने बड़े पाप वाली बात हो गई। दुनिया यही कहेगी कि कैसी अपशगुनी बहू है जो आते ही अपनी सास को हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। ना, मैं अपने ससुराल आते ही खुद पर ऐसी तोहमत तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे सकती। उस लड़की की बात सुनकर जहां शालिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वहीं दादी माँ को हंसी आ रही थी। वे उस लड़की की बातों के मजे ले रही थीं, क्योंकि कोई पहली बार शालिनी जी के सामने ही उसके बारे में बात कर रहा था। दादी माँ धीरे से कहती हैं, पता नहीं ये लड़की सच में मेरे घर की बहू है भी या नहीं, पर मैं अपने बाकी बिहारी से यही कहना चाहती हूँ कि ये लड़की जो कह रही है ये मेरे घर की बहू है, ये बस किसी तरह सच हो जाए, मैं आपके मंदिर में आकर भंडारा करवा दूंगी। अपनी बात कहकर फिर दादी माँ शक के साथ एक बार वेद को तो एक नज़र देव की तरफ देखकर कहती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये तीखी मिर्ची वाली बहू आखिर किसकी पत्नी है किसकी। तभी वेद की नजरें अपनी दादी माँ पर जाती हैं और उनको खुद की तरफ देखते देखकर अपनी आईब्रो आपस में जोड़कर मानो पूछ रहा था कि आपका मेरी तरफ इस तरह से देखने का मतलब क्या है। वहीं वेद की इशारों को बात दादी माँ समझ जाती हैं और वे वेद को गेट की तरफ देखने का इशारा करती हैं। वेद अपनी दादी माँ के इशारों की बात समझकर अपना सर नामे हिलाकर गेट की तरफ देखने लगता है। वहीं देव आगे आकर उस घूंघट वाली लड़की से कहता है, देखिए, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप हमारे घर की बहू कैसे हो सकती हैं, जबकि इस घर में किसी बेटे की अब तक शादी नहीं हुई। तो देखिए, आप जिस घर की बहू हैं उनसे बात कीजिए। अगर फ़ोन नहीं है आपके पास और नंबर याद है तो मैं आपको अपना फ़ोन दे सकता हूँ। आप चाहें तो बात करके अपने रिश्तेदारों को बुला सकती हैं, पर इस तरह से किसी और के घर पर इस तरह से ऐसे शोर मचाना ठीक नहीं है। देव ने ये बात बहुत ही आराम से कहा था। वहीं देव की बात सुनकर वे घूंघट वाली लड़की कहती है, अरे ऐसे कैसे कोई गलतफहमी हुई है? भला सुना है आप सबने कि कोई लड़की अपने पति और ससुराल वालों को ना पहचान पाए, जबकि वे उसकी नजरों के सामने हो। उस लड़की की बात सुनकर अब शालिनी जी गुस्से में कहती हैं, तुम। शालिनी जी उससे आगे कुछ कहती उससे पहले दादी माँ कहती हैं, बस करो शालिनी बहू, अगर वह बच्ची इतनी विश्वास के साथ कह रही है कि उसका घर और पति यही है, तो एक बार उसकी बात सुनने में क्या जाता है। हमेशा तुम्हारा गुस्सा काम नहीं आएगा, कभी कभी शांति से भी बात करके परेशानी का समाधान निकाला जा सकता है। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी कहती है, अगर ऐसा है तो आप ही बात कीजिए। दादी माँ पलक को अपने व्हीलचेयर उस लड़की के पास ले जाने को कहती हैं। उनकी बात मान पलक उनको वहां लेकर जाती है और दादी माँ बहुत ही प्यार से कहती हैं, बेटा, आपने कहा कि आपका घर ये है और आपके पति भी यही हैं, तो क्या हमें बताइएगा कि आपके पति कौन है, ताकि फिर किसी को आप पर कोई शक ना रहे और आपका सच सामने हो।
दादी माँ की बात सुनकर वे घूंघट वाली लड़की अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी एक उंगली सामने की ओर कर देती है। घूंघट वाली लड़की जिस तरफ इशारा करती है, सबकी नजरें उसी ओर चली गई। उस वक्त वहां पर वेद और देव दोनों ही खड़े थे। वेद पीछे और देव आगे, इसलिए उस लड़की के उस ओर इशारा करते ही शालिनी जी की नजरें भी उस ओर जाती है जहां वेद और देव दोनों ही खड़े थे। और उन दोनों को देखकर शालिनी जी हैरानी से देखने लगती हैं, क्योंकि उनकी नजरों के सामने उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा ही नहीं, वेद भी नजर आ रहा था। पर सबसे ज्यादा अपना बेटा देव दिख रहा था और दादी जी को अपना पोता वेद। उस लड़की का उस ओर इशारा करते देख दादी जी कुछ कहती उससे पहले ही शालिनी जी एक बार फिर गुस्से में कहती हैं, हे लड़की, ये क्या लगा रखा है तुमने? कहना क्या चाहती हो तुम कि तुमसे शादी मेरे बेटे देव ने की है और वे तुम्हारा पति है? अपनी झूठी बकवास बंद करो, समझी तुम? देखो, मैं अभी तक तुमसे आराम से बात कर रही थी, पर अब मुझे लगता है तुम मेरी कही बात को नहीं समझोगी। इसलिए मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और फिर तुम्हारा सारा झूठ और ये सारा नाटक खत्म होगा। ये कहते हुए शालिनी जी अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से पुलिस का नंबर डायल करने लगती है। पर तभी वे लड़की कहती है, अरे अरे सासू माँ, आप क्यों इतना कष्ट कर रही हैं? आपको पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? आप कहें तो मैं खुद ही फोन कर देती हूँ पुलिस को। क्या है ना, बहू के होते हुए सासू माँ परेशान हो, ये अच्छा थोड़ी लगता है। लोग क्या कहेंगे? उस घूंघट वाली लड़की की बात सुनकर शालिनी जी एक बार फिर गुस्से से बौखला जाती हैं और वे कुछ कहती तब तक दादी माँ कहती हैं, शालिनी बहू, हमने कहा ना, जब हम यहाँ हैं और हम बात कर रहे हैं तो आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए आप चुप होकर खड़ी रहिए। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, कैसे चुप रहे हम माँ जी? आप ही बताइए, ये लड़की हमारे घर के बेटों पर इल्जाम लगा रही है तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ही बताइए, ये इतनी बड़ी बात कह रही है और हम कुछ ना कहकर चुप रहे हैं? कैसे माँ जी? आज पहली बार इतने दिनों में शालिनी जी ने वेद को भी अपना बेटा मानकर कुछ कहा था। ये देख दादी माँ को अच्छा लगा, इसलिए वे शालिनी जी से कहती हैं, अच्छा, इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम्हें वेद पर भी विश्वास है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर शालिनी जी आगे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि बात सही ही था। कोई कितना भी कुछ कह ले या कर ले, लेकिन उनका विश्वास था कि वेद या देव ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों, सही कहा ना? तुम मानती हो ना कि वेद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता? इसलिए दादी माँ मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, चलो, अच्छा लगा तुम्हारी सोच जानकर। हम उस बच्ची से बात करते हैं। और ये कहकर वे उस घूंघट वाली लड़की से कहती हैं, बेटा, वहां पर जहां तुमने इशारा किया है ना, वहां पर हमारे घर के दोनों बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम वेद है और दूसरे का नाम देव है। अब आपके इशारे को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या आप नाम बता सकती हैं? वहीं घूंघट वाली लड़की नीचे से ही अपना सर वैसे ही हाँ में हिलाकर बंसल हाउस के अंदर दहलीज को पार करती है। घर के अंदर आती है। उसने जैसे ही उस घर की दहलीज पार कर घर के अंदर अपने कदम रखे, पता नहीं क्यों, पर दादी माँ को बहुत अच्छा लगा। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई, जैसे उन्हें इस दिन का इंतजार था। वहीं लड़की अपने धीमे कदमों के साथ चलकर आती है। वेद पीछे खड़ा था और देव आगे। अब उस लड़की को देव की तरफ जाते देख शालिनी जी का गुस्सा हाई पावर के ऊपर जा रहा था, और वहीं दादी माँ बस ये देखना चाहती थी कि क्या जो उनके दिमाग में चल रहा है वे सच है। कुछ सेकंड बाद वे घूंघट वाली लड़की जब देव को क्रॉस करते हुए वेद के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब हैरान थे और तभी वे लड़की वेद का हाथ थाम लेती है। वेद को उस लड़की का स्पर्श एक जाना पहचाना एहसास दिलाने लगता है। उससे ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले भी उसने इस छुअन को महसूस किया है। वे कुछ कहने को होता है कि तभी वे लड़की कहती है, यही है हमारे पति परमेश्वर और हम हैं इनकी इकलौती अर्धांगिनी। अर्धांगिनी ये शब्द सुनते ही शालिनी जी के साथ दादी माँ और बाकी सब भी हैरान थे। दादी माँ को खुशी भी थी कि जो उनके दिमाग में चल रहा था वे सच था। पर वेद उनसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा, उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सच में उनके पोते वेद ने शादी कर ली, पर कब, और कर भी ली थी तो इतनी बड़ी बात छुपाने की जरूरत क्या थी? उनके दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उनको वेद से चाहिए थे, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह से खुद को किसी और की पत्नी नहीं बता सकती। इसलिए वे उस लड़की के पास अपनी व्हीलचेयर लेकर जाने के लिए पलक को इशारा करती हैं
वहीं पलक भी उनका इशारा समझ उनकी व्हीलचेयर को खींचकर उस लड़की के पास लेकर जाती है। उसके बाद दादी माँ उस लड़की का दूसरा हाथ थाम कर कहती हैं, बेटा, आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? क्योंकि जो आप कह रही हैं वे कोई छोटी बात नहीं है। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और शादी बस एक नाम की नहीं, एक अटूट रिश्ता होता है, जो बस आज या कल का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। और इसलिए कह रहे हैं, एक बार फिर सोच लीजिए कि क्या आप जो कह रही हैं वे सोच समझकर कह रही हैं ना। शालिनी जी अपनी सास की बात सुनकर कहती है, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये लड़की कुछ भी कहेगी और हम सब मान लेंगे इसकी बात। अपनी बहू की बात सुनकर दादी माँ हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, हम जानते हैं शालिनी बहू कि आपको भी यही लगता है कि वेद कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। और हम भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आप ये बात जानने के बावजूद कि वेद ऐसा काम नहीं कर सकता, आप सब जानते हुए भी कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगी कि आपको वेद पर विश्वास है। पर आप हमारा विश्वास कीजिए, हम जो भी फैसला लेंगे वे सही लेंगे, इस घर के हित में ही लेंगे। बस आप थोड़ी देर शांत रहिए। ये कह दादी माँ उस घूंघट वाली लड़की की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, क्या आप जानती हैं कि आपने जिस लड़के का हाथ थामा है वे कौन है? वे हमारे बड़े पोते हैं और सबको पूरा विश्वास है कि वेद ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। खासकर शादी जैसे पवित्र रिश्ता का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। वही वेद को अपनी दादी माँ की बात सुनकर आशिक के साथ अपनी कोर्ट मैरिज वाली बात याद आ गई और वे ये जानकर कुछ नहीं कहा